हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी 2019-20 सीबीटी 1 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में सीबीटी 1 के जो 28 दिसंबर के एग्ज़ाम हुआ है, पहले और दूसरे शिफ्ट में, उसके सभी प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल 80 प्रश्न मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, जो जीके, सामान्य ज्ञान हुआ, जो जनरल साइंस हुआ और जनरल अवेयरनेस हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 40 आता है, वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ मैं विस्तार से उसका विश्लेषण भी करूंगा। तो ये दोनों शिफ्ट में 80 क्वेश्चन का मैं विश्लेषण करने वाला हूं, जो कि 28 दिसंबर को हुआ है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा, तो आने वाले कोई भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, उसका डायरेक्ट आप लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही डेली का मैं कंपाइल कर भी वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहूंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहले शिफ्ट का क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते बताइएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसे मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ऐसे 7 मूल मात्रक याद रखिएगा, इसी में से ये क्वेश्चन बना है। हो सकता है कि कल आए आपका यहाँ से क्वेश्चन, जैसे लंबाई का ये मीटर हो जाता है, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाता है, समय का सेकेंड हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है, ताप का केल्विन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ज्योति आपको तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा मोल। तो यहाँ से एक आपको क्वेश्चन दे चुका है। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन जब बनाए तो यहीं से एक क्वेश्चन बना दे। तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ आपको सोल्यूशन भी बताते चलूंगा कि आपके कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो यहाँ से आप देखकर कर सकते हैं। संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण के भी कुछ होते हैं, जैसे समतल कोण का क्या होता है, रेडियन होता है, और आपको ठोस कोण के क्या होते हैं, अष्टरेडियन होते हैं। ये याद रखिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख मात्रक भी मैं आपको करा देता हूं, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है, जूल। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है, ये न्यूटन प्रति मीटर होता है, ये याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है, ये रेडियन प्रति सेकेंड होता है, कोणीय वेग। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, ये आपको ओम होता है। आवेश का मात्रक कुलम्ब होता है, ये भी याद रखिएगा। पूछ सकता है दूरी का जो एसआई मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ा दूरी का मात्रक जो होता है, ये पार्सेक होता है। प्रकाश वर्ष और पार्सेक में जो आपको संबंध है वो भी बता देता हूं। पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ये याद रखिएगा। ये पूछ सकता है, मीटर में होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। वहीं पार्सेक देखिएगा, तो ये पार्सेक आपको कितना होता है, तो 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और ये कितने गुना होता है प्रकाश का, तो 3.26 गुना होता है। ये आपको किसका, तो प्रकाश वर्ष का। कौन, पार्सेक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो जरूर लगाइएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखिएगा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ज्योति फ्लक्स का होता है लूमेन एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। देखिए साइंस के बहुत कुछ कम क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर से भी, लेकिन जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, वो सभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, यहाँ से देखिए। अब है तरंगधार का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है, ये आपको देख सकते हैं, विभवांतर का क्या होता है, वहीं वोल्ट होता है, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ से वोल्ट दिया है। लेंस का एसआई मात्रक जो होता है, ये डायप्टर होता है, ये देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार जो थीम था, ये बायोडाइवर्सिटी था, जिसे हम लोग विविधता बोलते हैं। और विविधता कहाँ मिलता है, ज्यादातर विविधता वो मिलता है कि आप देखिएगा, अगर पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर ज्यादा विविधता पाया जाता है और क्षेत्र के मुकाबले, क्योंकि बारिश यहाँ पर ज्यादा होता है और जंगल भी ज्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये आपको 5 जून को हर साल मनाया जाता है, और ये 1974 से स्टार्ट हुआ है। और इस बार का जो थीम था, ये विविधता था, बायोडाइवर्सिटी था। ये क्वेश्चन पूछा था। अब चलिए जून से जो महत्वपूर्ण दिवस है वो देख लीजिए। 4 जून को आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत के शिमला में है, ये याद रखिएगा, शिमला में ये स्थित है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ जो प्रमुख संस्थान है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो ये कटक, जो उड़ीसा में पड़ता है, वहां पर स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, राजमुंद्री में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये रुड़की में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वन वाला ये देहरादून में स्थित है, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं। औद्योगिक विश्व संस्थान, विश्व में वो जो होता है ना, सांप के जो डंक में, ये दांत में होता है, विश्व, वो वाला अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और इसे नवाबों का शहर भी बोला जाता है।
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पर कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है, ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। दिल्ली नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी नई दिल्ली में है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में है। ठीक। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में है। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको करा रहा हूँ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में है। ठीक। आगे देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है, गन्ना। ठीक, गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना ज़्यादा होता है यूपी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, गन्ना से ही चीनी बनता है, तो गन्ना जहाँ होता है वहाँ पर चीनी इसकी कानपुर में है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कासारगोड में है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा भारत में जो नारियल होता है, ठीक, ये कहाँ पर होता है? केरल में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये ट्राम्बो मुंबई जो है यहाँ पर स्थित है, ट्राम्बो में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद इस समय राजधानी किसका है? तो तेलंगाना का है। तेलंगाना का गठन जो हुआ था ये 2 जून आपको 1900 माफ कीजिएगा 2 जून आपको 1900 कहाँ से 2014 में हुआ था। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक, कोलकाता में स्थित है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन देखिए अगला कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कोलकाता में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये कोलकाता में, इसकी पश्चिम बंगाल में होता है, फिर बिहार में, और फिर असम में। ऐसे आपको याद रखिएगा, हायरार्की पूछता है तो। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी से ही आपको संसदीय क्षेत्र से श्री नरेंद्र दास मोदी जीते थे। 17वीं लोकसभा भी चुनाव वहीं से लड़े थे, और 16वीं भी वहीं से लड़े थे और जीते थे, ये याद रखिएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में। भारतीय भू जो चुंबकीय संस्थान है ये मुंबई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? धनबाद में है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद कहाँ पड़ता है? तो ये रांची में। केंद्रीय ईंधन झारखंड में, रांची में इसकी झारखंड में पड़ता है धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जलगोड़ा में है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भावनगर में स्थित है, और भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूरी में स्थित है, मैसूर, ये याद रखिएगा, मैसूर में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिसार में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे जो पूछा जाता है मैं आपको करा दिया। देखिए आपको कुछ बोरिंग लग रहा होगा कि क्वेश्चन सर नहीं बता रहे पूरा, ये बता रहे। देखिए इसका आपका डायरेक्ट कल देखिएगा तो हर शिफ्ट में फायदा होगा। ठीक, तो कल जिनका एग्जाम होगा इनका डायरेक्ट फायदा उठाएंगे। भारत के नियमित जनगणना कब से शुरू की गई? नियमित जनगणना पूछा गया था। अगर ये पूछा गया था कि भारत में जनगणना कब शुरू किया गया तो इसका आंसर दूसरा होता। देखिए नियमित हर 10 साल पर कराया जाता था, और जो नियमित जनगणना स्टार्ट किया गया था 1881 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पूछ सकता है कि उस समय कौन गवर्नर थे या आपको वायसराय थे, तो लॉर्ड मेयो पूछ सकता है। और ये 1881 से हर साल 10 साल पर होता है। ठीक, अगर पूछे कि कब से जनगणना, नियमित ना लिखे, कब से जनगणना, तो ये हो जाएगा 1971 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में जनगणना शुरुआत हुई थी। अगर नियमित दे तो लॉर्ड मेयो। 2011 में जो हुई थी जनगणना, ये आपको 15वीं जनगणना थी। कब से? तो जब से जनगणना स्टार्ट हुआ था भारत में। और अगर आजादी के बाद देखा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी। और इस समय जो जनगणना आयुक्त थे ये सी चंद्रमौली थे, जो 2011 में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछता है आपको घुमाकर लगा देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्मी कल्चर या सेरीकल्चर, ये दोनों प्रश्न आए थे यहाँ से। वर्मी कल्चर से भी पूछा था किसका इसमें किया जाता है, और सेरीकल्चर से भी। तो ये वर्मी कल्चर में केचुआ और आपको रेशम के कीड़ा सेरीकल्चर में। ठीक, ये याद रखिएगा। और इन्हें भी देख लीजिए, कुछ मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ महत्वपूर्ण। देखिए न्यूमोसमेटिक जो किससे अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमोसमेटिक में। इकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इकोस्टिक में आपको ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंग संबंधी विज्ञान को। और एंथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी विज्ञान, ये याद रखिएगा। सेरीकल्चर देखिए आ गया, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये दे सकता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य आपको पालन से, मछली पालन से है। ठीक, ये याद रखिएगा। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये कौकों को अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो सवालों के अध्ययन से संबंधित है।
पोमोलॉजी में किसका, तो ये आपको संबंधित है, तो ये फूलों के अध्ययन से पोमोलॉजी, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक एथियोलॉजी में किससे संबंधित है, तो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, यहाँ पर देख सकते हैं यह है वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से। और ऑफियोलॉजी किससे संबंधित है, सर्पों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक, ये याद रखिएगा। और पोमोलॉजी में देखिए यहाँ पर ऊपर जो है ये आपको पोमो में फूल नहीं फलों से होगा, ये पोमोलॉजी जो होता है ये फलों के अध्ययन से संबंधित है, ये याद रखिएगा, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कुंडलम काम पावर प्लांट, जो कुंडल क्रम पर जो पावर स्टेशन है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, कुंडलम कम पावर स्टेशन भी लिखा जाता है और कुंडलम कम पावर स्टेशन भी लिखा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो कुछ जो पावर स्टेशन है देख लीजिए। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर है, तो ये तारापुर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मुझे समय नहीं मिल पाया इस बार, क्योंकि समय नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं अभी समय मिला तो वीडियो रिकॉर्ड कर करा रहा हूँ। ऐसे सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन तैयार कर लिया हूँ, सुबह होते होते आपको सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। तारापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है, देखिए आ गया क्वेश्चन। तारापुर परमाणु विद्युत घर जो स्थित है, इसका निर्माण हुआ था 1972 में और ये मुंबई में स्थित है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ है, राजस्थान में जो स्थित है ये रावत भट्टा है। रावत भट्टा राजस्थान, रावत भट्टा राजस्थान, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में। इसका निर्माण 1972 में हुआ था। नरौरा यूपी, हमारा यूपी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, इसका निर्माण 1991 में हुआ था, नरौरा परमाणु विद्युत घर, ये याद रखिएगा। ककरापार जो परमाणु विद्युत घर है ये कहाँ पर निर्माण, ये देखिए निर्माण 1993 में हुआ था और ये सूरत गुजरात में स्थित है, ये याद रखिएगा। और सेकंड शिफ्ट में भी सूरत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। निर्माण जो हुआ था 1993 में सूरत गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डीएनए डबल होलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल होलिक्स मॉडल जो दिया गया था वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था, सिम्बर ने किया था, ये याद रखिएगा, सिम्पर हो जाएगा, सिंपल। तरकाय की खोज किसने किया था, तो बावेरी ने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्जीकॉय की खोज किसने किया था, तो ये जॉर्ज गोल्जी ने किया था, इन्हीं के नाम पर इसका गोल्जीकॉय, तो ये याद रखिएगा पड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आपको कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है, पावर ऑफ सेल बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम डी डुब्बे, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, तो आपको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन इसे बोला जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में ही होता है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। राइबोसोम की खोज कहाँ, तो पेलेड ने किया था, पेलेड। ज्योद्रव की खोज किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था ज्योद्रव की खोज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए करंट से खेलो इंडिया यूथ जो तीसरा इसका संस्करण हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो तीसरा संस्करण हुआ था ये असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। और स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो कि असम में स्थित है और ये 8 जगह पर हुआ था जो असम में, ठीक। और इसमें जो एथलीट भाग लिए थे ये 6800, देख लीजिए हर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और ये जो एनटीपीसी है ये कहीं से क्वेश्चन आपको अंदर से निकाल सकता है। इसमें 20 खेल थे, कितना खेल थे, 20 खेल थे, एथलेटिक 6800 थे और असम के 8 जगह पर हुआ था, असम में गुवाहाटी में हुआ था, ठीक। भारत सरकार के खेल और युवा मामले के जो मंत्रालय द्वारा है और जो राज्य में हुआ है इसकी असम सरकार के सहयोग से ये हुआ है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, कहाँ के मुख्यमंत्री है ये, तो असम के हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। 2 नई स्पर्धा इसमें आपको जोड़ा गया था, एक आपको जो कि लॉन बॉल है और एक साइकिलिंग, ये आपको दोनों जोड़ा गया था इसमें नई खेल के रूप में, लॉन बॉल जो है और एक साइकिलिंग, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें मिस की यह पूछ सकता है कि सबसे टॉप कौन किया, टॉप राज्य में महाराष्ट्र आएगा इसके पदक जीतने में, उसके बाद हरियाणा आएगा, तीसरा जो याद रखिए जो गुवाहाटी में हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, फिर दिल्ली आएगा, फिर कर्नाटक आएगा और उत्तर प्रदेश आएगा। और सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं ये श्री हरि नटराज ने, तैराकी में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और वहीं 3 रजत पदक भी जीते हैं, इसके सिल्वर मेडल जीते हैं, ये याद रखिएगा, 3 रजत। तो आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, अब खेलो इंडिया यूथ गेम से जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप आराम से लगा लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से जरूर देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर अगर देखना चाहे तो। पानीपत के दूसरे युद्ध कब हुआ था, पानीपत के युद्ध, देखिए युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1556 में, किन के बीच में हुआ था, तो अकबर और आपको देखिए अकबर की तरफ से आपको उनके संरक्षक हेमू थे, हेमू आप कीजिएगा, बैरम खां थे और हेमू थे एक तरफ से, उन्हीं के बीच में पानीपत के दूसरे युद्ध हुआ था, अकबर जीता था। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई देखिए, भारत की ऐतिहासिक लड़ाई कुछ देख लेते हैं। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1991 में हुआ था और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को इसमें हरा दिया था तराइन के प्रथम युद्ध में। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध देखिएगा तो 1192 में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। ये पृथ्वीराज तृतीय थे, ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय थे। पूछ सकता है कौन थे पृथ्वीराज। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। जयचंद यही बोला जाता है, जयचंद यही आपको बुलाया था भी और ये आपको धोखा भी दिया था, इसलिए बाद में जयचंद को भी हराया था। पानीपत का
पहली लड़ाई जो हुआ था ये 1526 में हुआ था पानीपत का, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इब्राहिम लोदी यहाँ पर मारा जाता है, बाबर जीत जाता है, और 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना किया जाता है, और बाबर जो है मुगल वंश के प्रथम शासक बनता है, ये याद रखिएगा। खनवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में हुआ था, और बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था इसमें, ये भी याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में, और बाबर ने अफगान को हराया था, अफगानों को हराया था, ये याद रखिएगा। चौसा की युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको 1539 में हुआ था, और शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। यहाँ पर शेरशाह जो सूरी हैं जिनका मुकाबला सासाराम में स्थित है, ये आपको हुमायूं को हरा दिए थे, ठीक। फिर एक युद्ध हुआ कनौज का युद्ध, उसके कुछ साल बाद में, एक साल बाद ही 1540 में हुआ, शेरशाह ने फिर हुमायूं को हरा दिया था, और फिर हुमायूं भारत छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले गए थे, फिर बाद में लौट कर आए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, इसमें अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक। मैंने बताया ऊपर आपको, बैरम खां इनके संरक्षक थे उस समय। यहाँ पर देखिए तालीकोटा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, 1565 में हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध के बाद ही। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, और माना जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया, लेकिन इसका अभी तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध में 1757 को जो हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वांडेवास का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था फ्रांसीसी और आपको अंग्रेजों के बीच में, यहाँ पर भारत में अपना वर्चस्व बनाने के लिए। तो 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी का पराजय हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और आप देखे होंगे कि एक दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ये याद रखिएगा तृतीय लड़ाई। बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये आपको 1764 में हुआ था, और प्लासी का 1757 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है, और ये जो पंजाब नेशनल बैंक आपको एक तरफ से स्थापित अगर समय देखिएगा तो ये हो जाता है 19 मई 1894, ठीक। और ये जहां अभी उस समय जब खोला गया था तो ये अनारकली एक मार्केट था जो कि लाहौर में स्थित था। अब अभी लाहौर कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत से बाहर है, तो ये अनारकली मार्केट में लाहौर में स्थित है, ये जो खोला गया था पंजाब नेशनल बैंक के। निम्न में सहजीवी संबंध है, एक दूसरे पर में इसकी ये जीवित रहते, तो इसमें से कौन सा सहजीवी संबंध है ये आपको दिया हुआ था, और उसमें लाइकेन हो जाएगा आंसर, लाइकेन हो जाएगा। ये शैवाल और कवक के लाइकेन हो जाएगा, ये सहजीवी संबंध है, ठीक। लाइकोन याद रखिएगा, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही ये आपको तैयार कर लिया था, लेकिन समय नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का पीडीएफ, ठीक। तो पीडीएफ तो तैयार कर लिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का समय नहीं मिला। जो लाइकेन है ना, ये प्रदूषण की भी जानकारी देता है, वायु प्रदूषण का। ये पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आज से 2 साल पहले, ठीक। तो लाइकेन, और ये लिटमस पत्र किससे बनता है? तो लाइकेन से ही बनता है, तो ऐसे याद रखिएगा। कोविड केयर ऐप, जो कोविड केयर ऐप है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कुछ जो कोविड के लिए जो आपको ऐप्स बनाए गए हैं, मैं उसका नाम करा देता हूं जो आ सकता है एग्जाम में। टेस्ट योर पांडुचेरी एप्लीकेशन, ये याद रखिएगा। टेस्ट योर सेल्फ पांडुचेरी एप्लीकेशन, ये आपको पांडुचेरी से रिलेटेड है, आपको किसके लिए? तो कोरोना के लिए था। कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर, ये किसका था? तो ये तमिलनाडु का था, ये भी याद रखिएगा। क्वारंटाइन वॉच या कोरोना वॉच कहाँ से था? तो ये भी आपको कर्नाटक का था, ये याद रखिएगा। कौन था? 2 एप्स ये आपको लॉन्च किया गया था, कौन कौन? क्वारंटाइन वॉच और कोरोना वॉच, ये कर्नाटक, ठीक। कोबा पंजाब के लिए था, ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। गोक डायरेक्ट जो था ये केरला का कोविड-19 के लिए था, ठीक। ये एप्स है। देखिए नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति सुविधा, तो ये नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति जो सुविधा है ये किसके लिए था? तो एनसीआर वाला जो आपको क्षेत्र है ना उसके लिए था, ये आपको कोविड-19 के लिए। और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ सकता है? नेशनल कैपिटल रीजन, क्योंकि फुल फॉर्म बार बार पूछ रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन होता है इसका मतलब। महाकवच किसका था? ये महाराष्ट्र का था, महाकवच। तो ऐसे पूछेगा कहीं का भी, तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। अब देखिए एंथीसिया गैस कौन है? इसे पूछा था कि एंथीसिया गैस इसमें से कौन हो जाता है? क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा CH-Cl3 होता है। बैरोमीटर का रीडिंग नीचे गिरने का मतलब, यह क्वेश्चन पूछा था कि बैरोमीटर का रीडिंग नीचे गिरने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको बैरोमीटर से संबंधित करा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यह वायुमंडलीय दाब मापता है बैरोमीटर, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। इसका आविष्कारक जो है युवाहन ग्लिस्टा है, ये याद रखिएगा, युवाहन ग्लिस्टा। ये आपको टेरिसेली मात्र याद रखिएगा, ये इतना शुरू का नाम नहीं याद होता है। तो टेरिसेली ने आपको क्या किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ये आपको उसके आविष्कारक हो जाएंगे। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेज से कम हो, अत्यधिक मीन्स की अचानक गिरता है, अत्यधिक तेज से कम होता है, तो आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त किया जाता है। अचानक जब पारा गिरता है तो बैरोमीटर का। अगर ये धीरे धीरे कम हो तो वर्षा की संभावना होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था यही वाला कि धीरे धीरे कम हो रहा है, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? आपको वर्षा की संभावना। यदि बैरोमीटर का पैमाना वृद्धि हो, धीरे धीरे वृद्धि हो, तो साफ मौसम की परिस्थिति होगी, साफ मौसम होगा, ठीक। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा। भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है?
जो पेट में जो भ्रूण होते हैं ना, भ्रूण, वहाँ को फूड फूड कैसे मिलता है, किस माध्यम से, तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं, तो भारत में जो कुल रामसर साइट है ये कितना है, ये पूछ सकता है, तो ये है आपको 42। भारतीय रेलवे के प्रथम सीईओ, जो भारतीय रेलवे के प्रथम सीईओ हैं, अभी चेयरमैन भी है, वो विनोद कुमार है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई ये रिपीट करेगा क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। कुछ मार्च से रिलेटेड देख लीजिए। 9 मार्च को सीआईएसएफ के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है और विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है 15 मार्च को ही। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, जो भारत वाला है वो मनाते हैं, भारत नेशनल आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस, सबसे पहले बिहार स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, और विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। तो दोनों याद रखिएगा कि बिहार जल का संरक्षण कर रहा है, जल का नल है ना बिहार से रिलेटेड, तो आपको जो शुरू किया गया है बिहार में, तो यह याद रखिएगा बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ था, और जल संरक्षण के मामले में जो दिवस मनाया जाता है वो भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को जो मनाया जाता है ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी वाला क्षय रोग, टीबी जो होता है, विश्व क्षय रोग दिवस, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि यूरिया का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो यूरिया का जो रासायनिक फार्मूला होता है ये याद रखिएगा CH4 और N2O। याद रखिएगा CH4 को क्या बोला जाता है, ये एक ही में होता है, हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। जो यहाँ पर मान लीजिए इसे डिवाइड कर दिए, CH4 को मेथेन बोला जाता है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। ये कौन सा गैस है, तलाफिंग गैस है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपको यूरिया। इसके एक आपको ट्रिकली मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे याद रखिएगा। राज तिरंगी के लेखक है, राज तिरंगी जो है एक बुक है और ये कश्मीर के इतिहास बताता है, और इसके जो लेखक है ये कल्हड़ है, कल्हड़ है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये किससे संबंधित है, तो ये भारत सरकार जो ये आपको भारत सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके द्वारा 2015 में शुरू किया गया। कन्या उत्थान और लड़कियों से संबंधित है। तो क्वेश्चन कैसे विधि आराम से कर लेना है, कन्या उत्थान से है या लड़कियों से संबंधित है उत्थान के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर का आपको पता होना चाहिए, ये कोर्ट में भी केस गया था मंदिर में जाने के लिए। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मॉम मंगल मिशन है, ये आपको लॉन्च किया गया था। तो टू द पॉइंट डेट पूछा था कि मॉम जो मंगल मिशन है ये कब, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि ध्वनि तरंगे किससे होकर पास नहीं होती। तो ध्वनि तरंगे के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ये प्रकाश की तरह नहीं है कि ये आपको निर्वात में भी पास हो जाएगी। जो प्रकाश का चाल होता है कैसे होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का चाल होता है, ये भी याद रखिएगा, ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो ध्वनि तरंग होती है यह किससे होकर पास नहीं हो जाएगी, तो निर्वात से पास नहीं होती है, ये निर्वात से पास नहीं होती, इसके लिए कोई माध्यम चाहिए, क्योंकि ये कौन सी तरंगे है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे है। तो पूछ सकता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि की चाल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है, क्या करती है, पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है, डेंसिटी पर। तो डेंसिटी ठोस का ज्यादा होता है तो ध्वनि की चाल ठोस में ज्यादा चलेगी, फिर उसके बाद द्रव में चलेगी और फिर उसके बाद गैस में चलेगी। तो पूछ सकता है कैसे, तो ठोस में ज्यादा, फिर द्रव और फिर गैस। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं, और अभी रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। और जो सबसे युवा राष्ट्रपति जो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये याद रखिएगा, निर्विरोध भी चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे अगर ज्यादा उम्र का पूछे सबसे, तो आर नारायण थे, आर नारायण थे, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उम्र के बनने वाले राष्ट्रपति थे। तो दोनों क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं यहाँ से, ये हुआ पूछा था, पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा उम्र वाला पूछ सकता है। जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उनका जो घर था ये आपको सिवान जिला में था, आपको बिहार के सिवान जिला में, ठीक। और ये सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति पद पर बनने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए मैं इसलिए इसका आंसर नहीं दे रहा हूं कि दो बात है, पूछा है लोकसभा की अधिकतम संख्या अभी पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, बहुत लोग लगाएंगे 552, नहीं 550 हो सकता है, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन था ना, 2 एंग्लो इंडियन, उसका काम खत्म कर दिया गया, अब एंग्लो इंडियन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछ सकता है कि कितना हो सकती थी में अगर पूछे तो यहाँ पर 552 हो जाएगा, तो ये आप लगा लीजिएगा। ऐसे चुनाव 500 आपको 45 पर ही होता है, चुनाव तो 543 पर ही होता था, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, इसकी 545 पर खत्म होता था। कुछ जो क्षेत्र है ना ये ऑक्युपाइड जो है ना, जम्मू कश्मीर जो ऑक्युपाइड कर लिया गया है, पाकिस्तान ने डाला पीओके, तो वहाँ का भाई सीट कुछ खाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, ये याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये आपको वाराणसी लोकसभा सीट से जीते हुए हैं। तो अगर कोई कैसे भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है और क्वेश्चन कर लेना है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, माफ कीजिएगा 250 हो सकती है।
250 हो सकती है, जिसमें से 12 जो है ये विशेष क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक, कला से आपको अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये कौन इनको आपको मनोनीत करता है जो अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते हैं? राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन को भी राष्ट्रपति ही मनोनीत करता था। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको कब किया गया था? तो ये 1699 में किया गया था। ठीक, और ये कहाँ? तो आनंदपुर में। आनंदपुर। इनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का? तो जन्म हुआ था 22 दिसंबर को 1666 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना, बिहार। याद रखिएगा, पटना, बिहार। ये 10वें गुरु थे और इनके बाद जो गुरु बने थे ये गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया गया था। इनके बाद कोई गुरु नहीं बने थे। ठीक, ये आपको याद रखिएगा सिख धर्म में। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको देखिए, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबा कर लाइक कीजिएगा। अगर कुछ इसमें संशोधन भी चाहते हैं कि कुछ और मैं इंक्लूड करूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है ना, तो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान में जी लगता ही नहीं है। जहां जी डिफरेंट होगा वही ना, तो जो चंद्रमा का जी होता है, छोटा वाला जी, ठीक, वो क्या होता है? पृथ्वी को 1/6 हो जाता है, तो वो भार में लगता है जी। इसकी यहाँ पर भार बराबर क्या होता है? तो mg होता है। तो जी जिसका ये आपको अलग अलग डिफरेंट होता है तो ये भार बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। तो ये द्रव्यमान क्या होगा? उतना ही होगा चंद्रमा पर। लेकिन अगर यहीं पर भार देता तो 1/6 हो जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि पिनाका रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पिनाका जो मिसाइल या रॉकेट है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ के फुल फॉर्म पक्का पूछेगा। इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना 1958 में हुआ था, नई दिल्ली। ये याद रखिएगा, नई दिल्ली। ठीक, इसका जो आपको हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है। इनमें कौन नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है? इनमें कौन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं है? पूछा हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था कुछ और लगाए होंगे लोग। तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, 7 स्टेट का मैं नाम बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश एक तो है, सबसे पूर्वी, भारत के सबसे पूर्वी राज्य में दे तो अरुणाचल प्रदेश ही लगाइएगा। फिर आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व दे तब पर भी आपको अरुणाचल प्रदेश ही लगाना होगा। फिर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। मिजोरम जो है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी कल पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रतिशत जो वन है ये कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ पर वन है तो आपको मध्य प्रदेश होगा, लेकिन आपको परसेंट की दृष्टि से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, असम में सबसे ज्यादा चाय होता है, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। मणिपुर से मणिपुरी जो डांस है ये शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। वहां पर केबुल मुलजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ, वो भी स्थित है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर 30 का देख लीजिएगा, इसमें से कौन सा आपको अलग कोई दिया होगा वो लगा लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 31 था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, सीपीयू। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज थे, और कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यह भी याद रखिएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर, और 10 दिसंबर को भी क्वेश्चन पूछेगा तो मानवाधिकार दिवस। 24 अक्टूबर को तो यूएन जो डे मनाया जाता है ना, यूनाइटेड नेशन डे, वो मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक देश कौन है? लैंडलॉक कंट्री मींस की उनका जो आपको लगता है ना बाउंड्री, वो समुद्र से नहीं लगता है, उसे लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। जैसे एशिया में हमारे पड़ोसी देश ही देख लीजिए, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इसका समुद्र से बाउंड्री नहीं लगता है। अफगानिस्तान हुआ, ये भी लैंडलॉक। तो पूरे देश में देखिएगा ना, पूरे आपको विश्व में तो 48 लगभग लैंडलॉक कंट्री पड़ते हैं, 48, जिसमें से मात्र दक्षिणी अमेरिका पूछ रहा है। तो दक्षिणी अमेरिका के 2 है, बोलोविया और प्रेगुआ हैं। ये आपको 2 ऐसे देश है कि जो दक्षिणी अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री है। तो पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि बड़ौदा बैंक में कौन से 2 बैंक का मर्ज किया गया है? तो बड़ौदा बैंक में 2 बैंक का मर्ज किया गया है, ये विजया बैंक और देना बैंक। ये दरोगा में पूछा हुआ था, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो श्रीनगर को लेह से दर्रा जोड़ता है ये जोजिला दर्रा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि बिम्स्टेक के कौन सा देश सदस्य नहीं है? जो बिम्स्टेक है इसके कौन से देश सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक क्या होता है? फुल फॉर्म सबसे पहले ये पूछ सकता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है फुल फॉर्म। तो देख लीजिएगा वीडियो रोककर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और ये भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ऑप्शन उसमें दूसरा होगा, और वो चूज करना था। ये 16 जून 1997 को स्थापना हुआ था। तो स्थापना भी याद रखिएगा, 1997 को हुआ था। ठीक, डेट याद रहे चाहे ना, या ईयर याद करना चाहिए। ठीक, और ये आपको देख सकते हैं कौन कौन इसके देश सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी?
जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना देखिए, एक तो आपको यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग डायरेक्ट आता है, इनके भाई और इनके इनके द्वारा किया गया था। और महादेव नराडे भी आपको ऑप्शन में दे, तो ये बाद में ज्वाइन किए थे महादेव रनाडे। और ये स्थापना जो किया गया था ये बंबई में, ये सभी लोग बंबई से रिलेटेड है और 1867 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये आपको देख लीजिएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से देखिए दिवस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार पूछा हुआ है क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में कि जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो देखिए यहाँ से आप याद रखते तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाया था। 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है ये आपको बी आर अम्बेडकर के स्मरण दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया। और आपको 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कौन कहा था? तो स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है ये बोलने वाले महान नेता जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे, ये याद रखिएगा। और इन्होंने एक उत्सव का भी शुरुआत किया था, गणेश उत्सव का, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चौथ का भी शुरुआत, गणेश उत्सव का भी। पत्रिका इनके द्वारा जो आपको दैनिक था ये मराठा था, ठीक। मराठा दर्पण और एक केसरी, ये याद रखिएगा, मराठा दर्पण केसरी इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। देखिए पार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, अगला जब वीडियो में लाऊंगा तो उसमें पार्क से रिलेटेड जितना भी पार्क अलग अलग स्टेट में है मैं करा दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सभी मैं कराने लगा तो ये जरूर देखिएगा। जो है मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा जो पार्क है टाइगर रिजर्व अगर पूछता है तो ये आपको या तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या तो मध्य प्रदेश, दो जो जगह पर सबसे ज्यादा है। और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है। अगर चलते क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये दे सकता है असम का दो याद रखिएगा, एक काजीरंगा है एक मानस है। ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दुधवा जो है यूपी में है और एकमात्र वाल्मीकि जो है ये बिहार में स्थित है। टाइगर रिजर्व। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये फागू चौहान है। और अभी 7वीं बार हमारे मुख्यमंत्री बने कौन? नीतीश कुमार। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो लगा लीजिएगा। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ा राजमार्ग अगर अपडेट होंगे तो आप लगाइएगा। पहले NH7 था, NH44 अब हो गया है, इसे भी आप अपडेट कर लीजिएगा अगर कोई बदला हुआ है तो। देखिए 3745 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई जो है 3745, ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। जम्मू कश्मीर होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछ सकता है कि NH47 कौन राज्य से नहीं गुजरता? माफ कीजिएगा, NH44 सबसे बड़ा जो राजमार्ग है कौन राज्य से नहीं गुजरता? इसे क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा कौन कौन राज्य से गुजरता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक और तमिलनाडु से। और सबसे छोटा जो होगा ये NH47 होगा, NH47A बोला जाता है इसे। ये केरल में है, 6 किलोमीटर, कभी कभी 5 किलोमीटर कहीं कहीं लोग बताते हैं ये है, ठीक। इसकी लंबाई। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल जो विभाजन हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक। बंगाल विभाजन को बंग भंग के भी नाम से जाना जाता है। और 1908 में ही बंग भंग स्टार्ट किया था आंदोलन लोगों द्वारा, भारतीय द्वारा उस समय, ठीक। अंग्रेजों का शासन था। तो ये याद रखिएगा, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन इसके बाद ही स्टार्ट किया गया था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और ये रद्द कब किया गया? तो 1911 में। और 1911 के प्रमुख घटना ये भी है कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली भी स्थानांतरित किया गया। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये अकिथम नंबूदार को मिला है। अकिथम नंबूदार कहाँ? ये मलयालम के लिए इन्हें मिला है। और ये याद रखिएगा सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये शंकर करूप को मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था ये 1961 में हुआ था, लेकिन उसी समय से मिलने नहीं स्टार्ट हो गया था, ये भी याद रखिएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म जो होता है ये आपको दरोगा में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत के सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है यहाँ पर देखिएगा ये गुजरात है। और उसके बाद कौन सा स्थान आता है? तो आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लेना है। विषाणु जनित रोग कौन सा है इसमें से? देखिए आप कहिएगा कि सर की 40 क्वेश्चन ही पूछता है, आप 46 करा रहे हैं। देखिए जो मेरे पास क्वेश्चन भेजा गया है मैं सोचा सभी को सोल्यूशन करा देता हूँ, ठीक। तो जो क्वेश्चन भेजा गया, अब बोलिएगा कि क्वेश्चन सर कैसे भेज सकते हैं आपके पास? तो प्लीज आप लोग अगर क्वेश्चन देते हैं एग्जाम अगले वाले शिफ्ट में तो क्वेश्चन भेजिएगा, मैं अपना नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, और उस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ये आपका ड्यूटी रहा, अगर आप व्हाट्सएप कर देते हैं तो मैं आपको सभी का सभी करा दूंगा, ये याद रखिएगा। तो मेरा ये नंबर लिख सकते हैं आप व्हाट्सएप नंबर 73 19 60 16 17, बहुत आसान है याद करना, 73 19 60 16 17 लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। और अब शिफ्ट भी लिख दीजिएगा।
विषाणु जनित रोग कौन सा है? इसमें से विषाणु जनित रोग पूछा था कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन था चेचक, तो चेचक लगाए होंगे तो बहुत अच्छा है, स्मॉल पॉक्स चेचक। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, देखिए जो जो रोग होते हैं वायरस से होने वाले, मिसकी वायरस क्या जिसे हम लोग विषाणु बोलते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। तो चेचक होता है एक, तो पहला ये याद रखिएगा। रेबीज होता है, जुखाम होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है आपको वायरस द्वारा, खसरा हो सकता है, चेचक हो जाता है, डेंगू ज्वर होता है, मेनिंजाइटिस होता है, इबोला जो कि अभी इबोला हुआ था कुछ दिन पहले ही, एड्स होता है, HIV एड्स, ठीक, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक, टाइविटिस, ये याद रखिएगा, कंजक्टिवाइटिस, थोड़ा उटपटा है, देख लीजिएगा उच्चारण कर। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग, जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं रोग, बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, तो जीवाणु बोला जाता है, ठीक। टेटनस हो सकता है, प्लेग हो सकता है, हैजा हो सकता है, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, ठीक, काली खांसी, ये काली खांसी है यहाँ पर देखिए, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये आपको किससे, तो बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ से भी रोग होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, पायरिया भी होता है, दांत में से खून आने लगता है वो भी, सोने की बीमारी जो होती है भी, पेचिस कालाजार जो होता है, पेचिस होता है, कालाजार होता है, डायरिया होता है, फाइलेरिया होता है, फुफुंदी, ये आपको दांत खाज जो होता है ये फुफुंदी द्वारा होता है, दांत खाज जो भी रोग होता है ये फुफुंदी। तो ये सब आपको देख लेना है क्वेश्चन, जो जो आपको जिस जिससे रोग होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन की फार्मूला O3 है, और इसका सबसे जो हानि पहुंचाया था ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, और ये सप्ताह मंडल में मिलता है। और किससे ये रक्षा करता है, तो ये पराबैंगनी जो सूरज की किरण है उससे रक्षा करता है, उसको छान लेता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। देखिए 47 क्वेश्चन लोगों द्वारा भेजा गया हुआ है, और बार बार जो लड़के भेजे थे उसी का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। आपके एग्जाम कोई भी फेज में हो, ये वीडियो देखते हैं तो आने वाले परीक्षा में आपको यहाँ से जरूर लाभ होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और फर्स्ट शिफ्ट वाला लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो ये अंग्रेजों द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी ये हंटर कमीशन बनाया गया था। उस समय एडविन मेंटेग्यू जो आपको सचिव थे, इनके देखरेख में ये बनाया गया था कमेटी। और याद रखिएगा उस समय अगर आपको पूछे कि गवर्नर कौन थे, तो द लॉर्ड चम्सफोर्ड थे, इसीलिए उसे बोला जाता है मेंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, ठीक। ये आपको ये जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग ये किस लिए हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो जो आपको रोलेट एक्ट आया था ना वकील ना दलील कुछ भी नहीं, और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसमें आप देखिएगा कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको किसको, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हूँ, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं को छुड़ाने के लिए अमृतसर में जनसभा हो रही थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हो रहा था। और इसी पर जनरल डायर आया, और चारों तरफ से ये पार्क की तरह था, उसमें चारों तरफ से घेर कर गोलियों का बौछार करा दिया, काफ़ी लोगों ने मारे गए थे ये नरसंहार में। और पूरे विश्व में आपको थू थू हुआ था कि ब्रिटेन यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक। ब्रिटेन का ही कॉलोनी था इंडिया, तो ब्रिटेन कैसा ये काम कर रहा है, यहाँ पर जनसंहार करा रहा है। तो इसी को हंटर कमीशन ने जांच किया, और उधम सिंह को आपको यहाँ पर उधम सिंह नहीं, जनरल डायर को आपको दोषी पाया गया, लेकिन इन पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं किया गया। इसीलिए जो उधम सिंह थे ये आपको ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर को मारे थे, गोली से मार दिए थे, ये जनरल डायर की हत्या किए थे। अगर पूछे कि कौन सी भारतीय कमेटी किसकी अध्यक्षता में की गई थी इसको आपको जलियांवाला बाग को जांच करने के लिए, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, ठीक। जो कि कांग्रेस द्वारा कहा गया था कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आपको समिति बनाया जाए और वो जांच करेगा। उस जांच में आया कि बहुत लोग मारे गए थे, जबकि हंटर कमीशन कुछ कम लोगों को बता रहा था। उस दिन कौन था, तो उस दिन बैसाखी का दिन था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आखिर बैसाखी के दिन मतलब क्यों मनाया जाता है, आपको देखिएगा कि आपको बैसाखी के दिन पंजाब में आपको मनाया जाता है बढ़ चढ़कर, क्योंकि इसी दिन जो 10वें गुरु थे, गुरु आपको गोविंद सिंह, वो खालसा पंथ की स्थापना किए थे, इसीलिए उनका पवित्र जो दिन है ये बैसाखी का दिन होता है। और इसी दिन आपको 13 अप्रैल 1919 पड़ा था, और लोग जनसभाएं कर रहे थे कि इनको छुड़ाने के लिए, तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को, ठीक, जो कि रोलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार कर किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, ठीक। और ये भी याद रखिएगा कि जो ये बैसाखी के दिन मनाया जाता है ये 13 अप्रैल 1699 को ही आपको 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था, बिहार का पटना में, उन्होंने यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी उपलक्ष्य में बैसाखी के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब मैंने इसलिए बताया कि कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी निकल कर आ सकता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो ये मदन मोहन मालवीय है ये आपको 1916 में BHU के भी स्थापना किए थे, और आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कौन स्थापना किए थे, तो सैयद अहमद खां किए थे। ये सभी जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग कौन सा है। तो विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग जो है ये देखिए छोटे बच्चों में तो रिकेट्स हो जाता है। अगर ये पूछे कि विटामिन डी से छोटे बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स हो जाता है। और वयस्क में क्या हो जाता है, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, क्या हो जाता है कि हड्डी की अब कमजोर हो जाता है। हड्डी कमजोर किस लिए हो जाता है, तो हड्डी देखिए हल्दी कैल्शियम से बनता है, और इसका विटामिन का नाम भी देखिएगा, तो विटामिन डी का जो नाम है यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, देखिए विटामिन डी का जो नाम है वो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैल्सीफेरोल है।
कैल्सीफेरोल, और ये जो क्या करता है, हड्डी को कमजोर कर देता है, ठीक, जो विटामिन डी होता है। और ये बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डी उड्डी मुड़ जाता है, और जवान में ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। इसका जो प्रचुर मात्रा मिलता है ये मछली में मिलता है या धूप में मिलता है। आधा घंटा डेली इसलिए धूप में बैठना चाहिए, तो मछली या धूप में। अब यहाँ पर कुछ विटामिन से संबंधित क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो है, प्रमुख रोग है रतौंधी। रतौंधी आंख की है, बीमारी है आंख की, और इसको विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये रेटिनोल है। और विटामिन ए सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये गाजर में पाया जाता है। तो जो भी जानकारी है मैं आपको देते चल रहा हूँ। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी है, बेरी बेरी होता है ना विटामिन बी वन की कमी से। और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। विटामिन बी टू, क्योंकि विटामिन जो बी है ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक। तो विटामिन बी टू जो है ये इसके कमी से होने वाले रोग जो है ये त्वचा फट जाता है, आंख का रोग हो जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम है ये रिबोफ्लोविन है, ये भी याद रखिएगा। विटामिन बी5 जो प्रमुख विटामिन है वही मैं आपको बताऊंगा। विटामिन बी5 से होने वाले रोग जो है ये बाल सफेद हो जाता है और मंद बुद्धि भी हो जाता है, मंद बुद्धि जिसे पेलाग्रा बोला जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम है ये नाम है पेटाथिनिक, विटामिन बी5 का। विटामिन बी सिक्स से कमी होने वाले रोग एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है तो खून की कमी हो जाती है, या त्वचा रोग भी जो होता है या विटामिन 6 कमी से ही होता है। इसका जो नाम है रासायनिक पैराडॉक्सिन नाम है, पैराडॉक्सिन का गोली भी दिया जाता है अगर खून की कमी होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन बी ट्वेल्व में क्या पाया जाता है तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी12। और इससे जो होता है ये भी एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक। और पांडु रोग भी होता है विटामिन बी12 के कारण। इसका जो नाम है साइनोकोबालिन है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 का। अब विटामिन सी के देख लीजिए। विटामिन सी से जो होता है रोग ये स्कर्वी रोग है, या मुसोड़ों का फूलना, पेरिया उरिया जो होता है मसूड़ों का फूलना, खून आना, ये विटामिन सी के कमी से ही होता है। इसका ये जो एक प्रकार के विटामिन सी अम्ल है, कौन सा अम्ल है, जिसका जो नाम है रासायनिक एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक। स्कॉर्बिक नाम है इसका एसिड। और ये आपको देखिएगा प्रचुर मात्रा में आंवला में मिलता है, सबसे ज्यादा आंवला में मिलता है। विटामिन डी देखिए, इससे तो मैं बता दी आपको, रिकेट्स होता है और इसका नाम जो है कैल्सीफेरोल है आपको। विटामिन ई देखिए, विटामिन ई का है ये होने वाले रोग, तो जो जनन शक्ति का कम होना, आपको जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई के कमी के कारण ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका नाम है टेकोफेरोल, टेकोफेरोल नाम है। और विटामिन के देखिए, विटामिन के जो है इससे कमी से जो खून का थक्का नहीं बनता है, तो खून क्या होता है, थक्का नहीं बनता है, खून आपको गिरते रहता है, ये विटामिन के की कमी से होता है। इसका जो नाम है फिलिक्योनान नाम है, फिलिक्योनान, ठीक। तो इसका आपको जो भी मैंने बताया ये जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार आएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज किसे मिला। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला, तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैं सभी पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। पहली बार नोबेल प्राइज जो मिला था ये 1901 में मिला था। और भारत में सबसे पहले जो भारतीय जो नोबेल प्राइज मिला था 1913 में मिला था। किसे मिला था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स के जो नोबेल प्राइज मिला है ये पॉल मिलीग्राम को मिला है और रॉबर्ट विल्सन को मिला है। पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला है, ये याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है, तो 2020 को साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को मिला है, ठीक। ये याद रखिएगा, लुईस ग्लुक कहीं लिखेगा कहीं गलत लिखेगा, तो ये याद रखिएगा। नोबेल प्राइज मिला है इनको साहित्य के क्षेत्र में, ठीक। और इनका जो प्राइज किसके लिए मिला था, तो लुईस के द्वारा उनके बेमिसाल एक काव्यात्मक आवाज के लिए सम्मान से नवाजा गया है, ठीक। ये इनके द्वारा लिखा गया था, बेमिसाल। शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं ये आपको देखिए, ये जो मिले हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, क्योंकि कोरोना के टाइम में काफी लॉकडाउन होने के कारण ये बहुत लोगों को खाना भी पहुंचाया था, अलग अलग देशों में देखा जाए तो हेल्प किया था गरीब लोगों को। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने की शक्ति कायम करने से सराहनीय कारणों के चलते पुरस्कार दिया गया है। फिर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण फिजिक्स का इस साल का जो आपको 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है ये रोजर पेनरोज को मिला है। और रेनहार्ड गेंजोल और एंड्रिया गेज, तीन लोगों को मिला है, ये याद रखिएगा। पेनरोज को मिला है, देख, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के साथ संयुक्त रूप से तीन लोगों को मिला है। ब्रिटेन के रोजर पेनरिज हैं जो कि ब्लैक होल के खोज के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो हिस्सा होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं आ सकती है, तो ब्लैक होल से रोशनी भी बाहर नहीं आ पाती है, ठीक। रसायन विज्ञान के पुरस्कार देखिए, रसायन विज्ञान के जो पुरस्कार मिले हैं ये आपको 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं रसायन विज्ञान के। दो महिला वैज्ञानिक जिनका नाम है इमानुअल शम्पोतेय, फ्रांस के हैं ये, और जेनिफर ए डुडना, अमेरिका के हैं, ठीक। इनको आपको दोनों के लिए मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए, ठीक, जीनोम एडिटिंग के लिए मिला हुआ है, इसे याद रखिएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में ये याद रखिएगा, बायोलॉजी में इस मेडिसिन के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक को साल 2020 में मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था। अब इसके कारण क्या हुआ, जो खोज हुआ है इससे कम पैसा में ही दवाई बन जाएगा। इनमें से पहले ब्रिटेन वैज्ञानिक माइकल हाउटन को मिला है, जो ब्रिटेन के हैं माइकल हाउटन, और दूसरे अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे अल्टर, और तीसरे जो है चार्ल्स राइस,
जो कि नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा कि वैज्ञानिक की खोजों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। ठीक, इस खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस, ये भी याद रखिएगा, से लिवर कैंसर होता है और यह बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। ठीक, तो यही आपको बचाव होगा। अब देखिए मैंने आपको करा दिया नोबेल प्राइज से रिलेटेड, डेली आएगा, डेली क्वेश्चन आपको रिव्यू कराते रहूंगा, डेली मैं आपको क्या करेगा, प्रैक्टिस कराते रहूंगा, जिससे आपका एक भी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि यूएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। यूएनजीसी का क्या है, ये जो 6 मुख्य प्रिंसिपल है ना यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें से यूएनएससी आता है, माफ करिएगा, यूएनएससी इसका नाम है। ठीक, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ये भी आपको याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। और जो 6 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन का, उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसकी स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को ही हुआ था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का भी उसी समय स्थापना हुआ था। और इसके जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें इसमें 15 मेंबर होते हैं, लेकिन 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं अस्थाई, वो चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड जो किंगडम है, मिस यूके, ब्रिटेन आप बोल सकते हैं उसे, और यूएसए अमेरिका है। ठीक, ये 5 अस्थाई है जो कि इनके पास वीटो शक्ति है, ये भी याद रखिएगा। और 10 अन्य भी है। 10 अन्य में आपको मैं कभी और वीडियो में बता दूंगा कौन कौन अभी हैं। सीईओ, नोकिया के जो सीईओ हैं वो कौन है, तो यहाँ पर पेक्का लंडमार्क है, ये याद रखिएगा, पेक्का लंडमार्क जो है ये आपको सीईओ है नोकिया का। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा हुआ था कि कब हुआ था, तो 2 क्वेश्चन पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक तो आपको कमेटी कौन बनाया गया था और ये कब हुआ था, तो दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हुआ था ये 13 अप्रैल को हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था, तो 2 नेता आपको सैफुद्दीन किचली और यहाँ पर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। किसके लिए, तो रोलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि रोलेट एक्ट बिना दलील बिना वकील में इसकी किसी को भी गिरफ्तार कर लेता था। तो वो आपको अमृतसर में लोग जलियांवाला बाग में जाकर इकट्ठा हुए थे कि इनको छोड़ा जाए, तो जनरल डायर आया और इन पर गोली बौछार करा दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और इन्हीं को आपको देखने के मिस ये जो मारे गए थे, यहीं आपको जो नरसंहार हुआ था उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जो ये आपको जो 13 अप्रैल किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 13 अप्रैल के दिन बैसाखी के दिन था, और बैसाखी पंजाब में बहुत महत्वपूर्ण होता है, पंजाबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है, तो 1699 में 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने खालसा पंथ की इसलिए स्थापना किया, तो बैसाखी के दिन ही, इसलिए बैसाखी को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये बैसाखी के दिन घटना घटा था। ठीक, और ये बहुत बड़ा नरसंहार था, और इसीलिए जनरल डायर को उधम सिंह ने जाकर ब्रिटेन में ही गोली मारा था, इसी कारण से। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं मोपला विद्रोह कब हुआ था। ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये केरल के मलबार क्षेत्र में हुआ था। तो केरल दे तो केरल मारिएगा, मलबार क्षेत्र दे तो मलबार लगाइएगा। ये कब हुआ था, तो कहीं 1920 कहीं 21 देता है, तो आपको मात्र याद रखना है 1920। ठीक, ऑप्शन में 1920 ही देगा, और दिया भी था। अब ये किस लिए हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम में राइट हो गए थे, खिलाफत मूवमेंट के लेकर चलते। ठीक, और खिलाफत मूवमेंट टर्की चला जाता है, वहाँ पर कहाँ से, टर्की वाला में जा जाता है, जो टर्की में ये चल रहा था। तो ये देखिए इसका जो मुख्य उस समय थे ये अली मुसलियार थे, अली मुसलियार उस समय थे ये मुख्य, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, केमिकल आपको फार्मूला जो होता है, ठीक, ये बताना है। तो ये जो फार्मूला होता है इसका D2O होता है, D2, वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे बोला जाता है, मीन्स कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम उसका ऑक्साइड होता है। ठीक, इसका अणु भार 20 होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए, या जो अवशोषित कर मंद रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में। ठीक, किसका, तो D2O का, भारी जल का उपयोग है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन जिसे प्रोटियम कहते हैं, पहला समस्थानिक है, ड्यूटेरियम दूसरा है, और ट्राइट्रियम जिसे वाल्टर सेल ने खोजा था, ये ट्रिटियम है। 3 आपको समस्थानिक है, और जो ट्राइट्रियम है ये एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि अगर पूछ सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा पूछे जो पृथ्वी का वायुमंडल, तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है लगभग 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। पासेक्स जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में हुआ था, पासेक्स एक्सरसाइज पूछा था किसके बीच में हुआ था, तो ये नेवी का एक्सरसाइज है, जो कि यूएसए और इंडिया के नेवी ने कंडक्ट कराया था, ये याद रखिएगा। और ये अंडमान निकोबार द्वीप जो है उस वाले क्षेत्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और भारत से जो जो इसमें नाव गए थे, इसमें नाव नहीं, आपको जो आपको गए थे, जैसे INS शिवालिक गया था, INS सहाद्री गया था, INS कमोटा गया था, INS राणा गया था, ये भारत की तरफ से इसमें सम्मिलित हुए थे। और वो यूएसए के सबसे बड़ा जो है नेवी लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है USS निम्टिज, ये आपको यूएसए का मिस अमेरिका का सबसे बड़ा आपको क्या है, लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भाग लिया था। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है कि किस तरफ से कौन कौन भाग लिए थे। 10 देखिए FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट फुल फॉर्म से डाल रहा है, तो ये याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले इसके आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना किया गया था 1927 में, तो ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। महात्मा गांधी की सलाह पर ही GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने इसका गठन किया था, ये याद रखिएगा, FICCI थी। फिक्की
देखिए 11 देखिए कि इसमें पूछ रहा है NIU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है NIU का फुल फॉर्म। ग्रैमी अवार्ड 2020 से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये आपको साहित्य संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और इस समय जो दिया जाने वाला है ये आपको 63वां अवार्ड दिया जाने वाला है, जो कि 31 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा होगा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में जो स्थित है। ठीक, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उससे रिलेटेड सारा पॉइंट करा रहा हूँ। सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता के सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये लगभग 1915 में, इससे पहले भी बताया गया था लेकिन दिया गया था पूर्णतः 1915 में ये, और ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया था जो सदी के सबसे महान आपको वैज्ञानिक है। इसमें आपको एक और आपको आइंस्टीन द्वारा दिया गया था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc², ये याद रखिएगा। C जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल है और m द्रव्यमान है। ठीक, E बराबर mc² भी आपको आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सबसे पहले प्रकाश विद्युत उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में आपको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया था, ये याद रखिएगा फिजिक्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चार्ल्स के नियम संबंधित है, तो ये गैस से संबंधित है, याद रखिएगा। आपको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, ये भी याद रखिएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये याद रखना है आपको। चार्ल्स के नियम संबंधित है। बार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो बार्क का पहले फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो बार्क का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसे ही बार्क बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब केंद्र का सेंटर हो जाएगा, रिसर्च होगा अनुसंधान का, और परमाणु का एटॉमिक हो जाएगा, और बी से भाभा हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, मिस्की का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी आपको हो सकता है। तो ये इंग्लिश में आपको देगा, तो आप देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश बनाकर। और इसका जो मुख्यालय है ट्राम्बो, जो कि मुंबई में पड़ता है, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक, तो ट्राम्बो याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना में जो जाता है प्रमुख श्रेय वो होमी जहांगीर भाभा के जाता है, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही आपको रखा गया है। ठीक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और इसकी स्थापना का जो जाता है समय ये आपको 1954 जाता है, 3 जनवरी 1954। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत का पहला एटॉमिक प्लांट कब बना, तो भारत के जो पहला एटॉमिक प्लांट बना था ये देख लीजिएगा, ये 1961 में तारापुर। ठीक, अब देखिए जो प्रमुख जो आपको एटॉमिक प्लांट है उससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर स्थित है, और अगला जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा किसके सहयोग से स्थित किया गया है, इसकी बनाया गया है, और कहाँ पर स्थित है, और किसके सहयोग से ये बनाया गया था। ठीक, राज्य का भी नाम, आज अभी राज्य का नाम देख लीजिए क्योंकि अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो कुंडालकुलम जो है या कल्पक्कम, दोनों के याद रखिएगा, के याद कर सकते हैं, कुंडालकुलम या कल्पक्कम दोनों तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, ये याद रखिएगा। तारापुत और ट्राम्बो, टीटी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको महाराष्ट्र में, तारापुर और ट्राम्बो ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा कहाँ पर स्थित है, कैगा के याद रखिएगा, कैगा कर्नाटक में स्थित है। ठीक, नरौरा कहाँ पर स्थित है, तो नरौरा यूपी में स्थित है। ठीक, रावत भट्टा कहाँ पर स्थित है, तो आर रावत भट्टा राजस्थान, ये याद रखिएगा स्थित है। यहाँ पर देखिए ककरापार जो स्थित है ये गुजरात में स्थित है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ये जो परमाणु आपको ये है आपको एटॉमिक प्लांट में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया, जो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था ये आपको किस संविधान संशोधन में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य शामिल ही किया गया था सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर, जो कि इंदिरा गांधी ने बोला था कि सिफारिश कीजिए सरदार सोनसी समिति को। ठीक, और ये जो शामिल किया था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जबकि आपको तृतीय आपात लागू था, जो तृतीय आपात लागू था उस समय ये आपको संशोधन किया गया और शामिल किया गया था। ठीक, और मौलिक कर्तव्य 10 उस समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। अभी जो मौलिक कर्तव्य है ये 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये जो लिया गया था उस समय यूएसएसआर था, अभी रसिया हो चुका है। तो कोई भी ऑप्शन में दे आराम से लगा लीजिएगा, अभी ये रसिया से, ये यूएसएसआर या रसिया से लिया गया था, दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा। और अभी जो ये है ये भाग 4A में, इसका भाग 4A या क बोल सकते हैं, इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 51 के क में है, 51 के क में उल्लेख है। ठीक, तो ऐसे आपको एक एक पॉइंट याद कर चलना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि एन जो है ये किस देश की मुद्रा है, जो एन जो है ये किस देश की मुद्रा है, तो ये जापान की मुद्रा है, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, ये भी याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक, अब चलते हैं कि इजराइल की जो राजधानी है ये कहाँ है, जेरूशलम है, और सेकेल इसका मुद्रा है, सेकेल। ठीक, ये पूछ सकता है यहाँ से। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है, और इसकी मुद्रा जो है ये वान है। ठीक, ये भी पूछ सकता है। कतर का जो आपको राजधानी है ये दोहा है, और इसकी मुद्रा जो है रियाल है। ठीक, चीन की राजधानी जो है ये बीजिंग है, और इसकी जो मुद्रा है युआन है। जम्बिया यहाँ पर है, जम्बिया की जो मुद्रा है ये लुसाका है। ठीक, और इसकी जो यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, इसकी राजधानी जो है ये लुसाका पड़ेगा, और इसका कवाचा जो है ये आपको मुद्रा का नाम पड़ेगा। जम्बिया का मुद्रा का नाम कवाचा है, और राजधानी लुसाका है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। फिलीपींस का जो मुद्रा का नाम है पेसो है, और इसकी राजधानी मनीला पड़ता है। ठीक,
बांग्लादेश के जो मुद्रा का नाम है ये टाका है और राजधानी इसका ढाका पड़ेगा। ठीक, ये याद रखिएगा। 1971 में इसका गठन हुआ था। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक, बांग्लादेश। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा का नाम है गुल्ट्रुम। ये गुल्ट्रुम नाम है, गुल्टुम या गुल्ट्रुम, ये याद रखिएगा। तो ये सब जहां से क्वेश्चन बनता है मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है। ठीक, वर्गीकी के पिता जो कहा जाता है ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस आधुनिक वर्गीकरण में सबसे पहले जो प्रमुख स्वीडिश जो वैज्ञानिक ये थे कैरोलस लिनियस 1708 से लेकर 1778 का योगदान इनका माना जाता है। इनकी पुस्तक का प्रमुख नाम पूछ सकता है, जिनका पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम नाम है, जेनेरा प्लांटेरम। सिस्टेमा निचुरी नाम है इनके एक और पुस्तक का, और एक का नाम है कालालेस प्लांटेरम। ठीक, प्लांटेरम नाम है। ठीक, ये याद रखिएगा प्लांटेरम। और फिलोसोफिया बोटोनिका, इसमें जोधारियों के वर्गीकरण का विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इनके ही पुस्तक का सभी नाम है। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए द्विनाम को तो दिया गया था कैरोलस लिनियस द्वारा, लेकिन 5 जगत में जो किया गया था यहाँ पर देखिए द्विनाम जगत का वर्गीकरण के स्थान पर आर.एच. हेक्टर ने द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली दिया गया था। 5 जगत में ये डिवाइड किए थे। ठीक, इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। पहला कौन था तो मोनेरा जगत, दूसरा कौन था पोटिस्टा जगत, तीसरा कौन था पादप, ठीक, चौथा कौन था कवक, पांचवा कौन था एनिमेलिया। ठीक, तो ये 5 जगत में कौन किया था तो ये याद रखिएगा, इनका दे सकता है आर.एच. हेक्टर। ठीक, ये सब आपको क्वेश्चन जब भी पूछता है तो आपको क्वेश्चन क्या करना है लगा लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फिल्म अवार्ड 2020 के फिल्म विजेता कौन है। तो फिल्म अवार्ड 2020 के जो आपको फिल्म वाले आपको विजेता हुए थे वो कौन थे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 65वां फिल्म फेयर अवार्ड था। ठीक, और ये जो प्रेजेंटेड किया गया था ये टाइम्स ग्रुप द्वारा किया गया था, द टाइम्स ग्रुप, और जो ऑनर्ड बाई बेस्ट इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म के लिए ये दिया जाता है। और ये 2019 का 2020 में दिया गया था। और ये सेरेमनी वाज हेल्ड किया गया था ये कब तो 15 फरवरी 2020 को गुवाहाटी में। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई से हटकर दूसरे शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको हेल्ड किया गया था। जो सेरेमनी है हेल्ड 15 फरवरी 2020 को गुवाहाटी में हुआ था। और जो ब्रॉडकास्ट हुआ था ये आपको कलर टीवी पर हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। अब ये बता रहा है कि ये फर्स्ट टाइम है डिकेट का जो कि फिल्म फेयर सेरेमनी जो है ये होल्ड हो रहा है मुंबई के आउटसाइड में। ठीक, करण जौहर और विक्की कौशल दो ऐसे जो थे जो कि होस्ट किए थे इस अवार्ड सेरेमनी को। करण जौहर और विक्की कौशल ने होस्ट किया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको करा देता हूँ। अब जोया अख्तर को क्या मिला है तो बेस्ट डायरेक्टर मिला है। किसके लिए तो गली बॉय के लिए। ठीक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। रणवीर सिंह को क्या मिला है, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किसके लिए तो गली बॉय के लिए। ठीक, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अभिनेत्री का। किसके लिए तो गली बॉय के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। सिद्धांत चतुर्वेदी को जो मिला है ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। किससे गली बॉय के लिए। ठीक, अमृता सुभाष को जो मिला है ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है। किसके लिए तो ये भी गली बॉय के लिए मिला है। ठीक, रमेश सिप्पी को जो मिला है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रमेश सिप्पी। तो जो क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको सभी ये क्वेश्चन करा दिया। ठीक, और भी आगे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है जिसकी लंबाई देखिएगा तो 260 मीटर है। और ये उत्तराखंड के भागीरथी में नदी जो है उस पर स्थित है। भागीरथी उत्तराखंड, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्लोरीन किस ब्लॉक का है, क्लोरीन किस ब्लॉक में आता है तो ये ब्लॉक डी में है। और क्लोरीन का उपयोग किसमें किया जाता है तो जो पानों में कीटाणु उटाणु रहते हैं ना जीवाणु उनको मारने के लिए, क्लोरीनीकरण करने के लिए या विरंजक चूर्ण बनाने के लिए भी किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है। जो बाफ्टा है ठीक इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। बाफ्टा का पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट, इसे ही बाफ्टा बोला जाता है। और ये ब्रिटिश, इसकी आप समझ रहे हैं, अब चला जाएगा ये यूरोप में। और अध्यक्ष मजूमदार है, शॉर्ट में याद कर लीजिए मजूमदार है। ठीक, राजस्थान के गवर्नर कौन है। अभी राजस्थान के जो गवर्नर है ये कलराज मिश्र हैं और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और राजस्थान के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि राजस्थान भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो पड़ जाता है ये गोवा पड़ जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम पड़ जाता है। ये सब पूछ सकता है, याद रखिएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनडीपी है, इसका फुल फॉर्म सबसे ये पहले याद देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। और ये इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, न्यूयॉर्क कहाँ पर है तो अमेरिका में है। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है तो एस्ट्रोनॉमी में यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है। ये याद रखिएगा, यूनिवर्स का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। प्रमुख मैंने युद्ध कराया था। देखिए फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन में प्रमुख युद्ध मैंने आपको करा दिया था, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। और देखिए मैं आपको एक दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन जल्दी ही मैं पूरा मेंटेन कर लूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था। ये याद रखिएगा, ये 23 जून 1757 को हुआ था।
और ये जो हुआ था ये पश्चिम बंगाल में प्लासी है वहीं पर हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, तो ये सिराजुद्दौला को हरा दिया था, सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ये याद रखिएगा। और यहाँ से ही प्रमुख हो जाता है, अंग्रेज यहाँ शासन करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ जो कि निर्णायक युद्ध माना जाता है, और उस युद्ध के बाद ही यहाँ पर डायरेक्ट से अब देखिएगा कि अंग्रेज शासन करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये सब याद रखना है आपको। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। प्लासी का 1757 में। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये आपको जो राज्यसभा होता है उसके सभापति होते हैं। ठीक, अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और इनका वेतन 4 लाख होता है। ठीक, 4 लाख है। कुछ यहाँ पर वेतन देख लीजिए। राष्ट्रपति अभी जो है रामनाथ कोविंद जी हैं, और ये आपको याद रखिएगा संसद के 3 भाग आ जाते हैं, राष्ट्रपति और यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा। उसमें से राष्ट्रपति का जो वेतन है ये 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह है, और राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति माह है, और प्रधानमंत्री का जो वेतन मिलता है ये 2 लाख रुपया प्रति माह के मिलता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। केसर का उत्पादन कहाँ होता है, जो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ये कश्मीर में होता है। ठीक, और वहाँ के जो उपराज्यपाल अभी हैं ये मनोज सिन्हा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है 370 आर्टिकल हटाकर, ये भी याद रखिएगा। एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि विधानसभा अभी है, विधान परिषद भी जम्मू कश्मीर में था तो वो हट गया जब 370 हटा, तो कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है ये याद रखिए। बिहार में विधान परिषद है, यूपी में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर विधान परिषद भी है, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। पेटीएम के सीईओ कौन है, अभी पेटीएम के जो सीईओ है इनका लास्ट नेम शेखर, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण रहेगा। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप का जो खोज किया गया था ये कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। यहाँ पर याद रखिएगा जो ब्लड ग्रुप ओ है उसे स्वरदाता कहते हैं, मींस वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, और जो ए बी है इसे स्वर्गाही कहते हैं, ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, मींस कोई वाला ब्लड ग्रुप ले सकता है। कौन वायु को प्रदूषण इंडिकेटर है, देखिए ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी गया था शिफ्ट में कि कौन वायु प्रदूषण के इंडिकेटर है, तो लाइकेन है, ये याद रखिएगा। लाइकेन, आपको लाइकेन से आपको लिटमस पत्र भी बनाया जाता है, तो यह क्या है, आपको वायु प्रदूषण के इंडिकेटर भी माना जाता है। इसे COOH यहाँ पर ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो इसे कार्बोक्सिलिक समूह में रखा जाता है, इसे COOH। ठीक, ये याद रखिएगा।